पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी ये बात कभी नहीं मान सकता। दिनेश ने हैरानी और गुस्से से अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने पिता उससे ऐसी मांग कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसके पिता का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उनकी आंखों में ऐसा दबाव था जिससे साफ समझ आ रहा था कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाकर रहेंगे। उन्होंने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, क्यों नहीं मान सकते तुम? जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते दिनेश? उनकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि कमरे का माहौल भारी हो गया। दिनेश कुछ पल उन्हें देखता रह गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता, हरगिज नहीं। उसके अंदर का गुस्सा जैसे किसी तरह बाहर आने से खुद को रोक रहा था। तभी उसके पिता ने सामने रखी टेबल पर जोर से पैर मारा। टेबल धक्का खाकर दूर जा गिरी और कमरे में तेज आवाज गूंज उठी। उन्होंने उंगली उठाकर धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि उसके बाद तुम और तुम्हारी माँ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये सुनते ही दिनेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पिता किस तरफ इशारा कर रहे हैं। वो घबराकर उनके सामने आ गया और दर्द भरी आवाज में बोला, पापा, आप उस औरत से शादी करेंगे और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर देंगे? उसके पिता ने बिना किसी पछतावे के ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम्हें जो समझना है समझ लो। जब तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं तुम्हारी क्यों मानूं? इतना कहकर वह ऑफिस से बाहर निकल गए। दिनेश वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेबसी भी। उसने पीछे से आवाज लगाई, पापा, आप गलत कर रहे हैं। मम्मी ये सब सह नहीं पाएगी। लेकिन उन्होंने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। दिनेश तेजी से उनके पीछे कॉरिडोर तक आया और ऊंची आवाज में पुकारा, पापा, मगर वह बिना रुके आगे बढ़ते गए। दिनेश की आंखें लाल हो चुकी थी। वह दोनों हाथ सर पर रखकर वहीं खड़ा रह गया। मैं क्या करूं? उसने खुद से कहा। अगले ही पल श्रुति का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह लड़की जिससे वह दिल से प्यार करता था, जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। लेकिन अब सब कुछ बिखरता नजर आ रहा था। उसका दिल जानता था कि अगर उसने अपने पिता की बात नहीं मानी तो उसकी माँ की इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएगी। वह एक तरफ अपने प्यार को देख रहा था और दूसरी तरफ अपनी माँ की टूटती दुनिया को। आखिरकार काफ़ी देर तक खुद से लड़ने के बाद उसने फैसला कर लिया। वह भारी कदमों से गाड़ी तक पहुंचा और अस्पताल के लिए निकल गया। रास्ते भर उसका दिल बेचैनी से धड़कता रहा। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंचा तो देखा उसके पिता सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे थे। दिनेश धीरे से उनके सामने जाकर रुका और टूटी हुई आवाज़ में बोला, पापा, मैं तैयार हूँ उस लड़की से शादी करने के लिए। ये कहते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी हार दी हो। कमरे के अंदर अस्पताल के बेड पर एक औरत लेटी हुई थी। उसका कमजोर शरीर और टूटती सांसें बता रही थी कि वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। दिनेश के पिता ने राहत की सांस ली और बोले, रुचिका बाहर गई है, आती होगी, शादी की तैयारी करो। ज़्यादा धूमधाम से नहीं तो मंदिर में सादगी से ही सही। इतना कहकर उन्होंने तुरंत किसी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बाद रुचिका भी वहां आ गई। दिनेश ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत उतर आई। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था क्योंकि उसी लड़की की वजह से उसे अपनी मोहब्बत और अपनी माँ की खुशी दोनों कुर्बान करनी पड़ रही थी। हालांकि सच ये भी था कि रुचिका खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने भी कई बार मना किया था, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर आखिरकार उसे भी झुकना पड़ा। कुछ घंटों बाद मंदिर में शादी की रस्में शुरू हो गई। मंत्रों की आवाज़, घंटियों की गूंज और चारों तरफ मौजूद लोगों की हलचल के बीच दिनेश का दिल पूरी तरह खामोश हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां मौजूद होकर भी मौजूद नहीं है। कुछ ही देर में शादी पूरी हो गई। जैसे ही सब खत्म हुआ, दिनेश बिना किसी की तरफ देखे तेजी से मंदिर से बाहर निकल गया। उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसने बाहर जाकर गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और दर्द से आंखें बंद कर ली। मैंने ये क्या कर दिया? वो बुदबुदाया। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर श्रुति का नाम चमक रहा था। कुछ पल तक वह फ़ोन को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से बोला, श्रुति, अब मैं तुम्हारी आंखों में देखने के काबिल नहीं रहा, और उसने कॉल काट दी।
अगले दिन सुबह सुबह रुचिका की मां की हालत अचानक और खराब हो गई। घबराई हुई रुचिका ने तुरंत दिनेश के पिता को फोन किया। उस वक्त वह घर पर अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से रुचिका की रोती हुई आवाज सुनाई दी। मैं आ रहा हूँ रुचिका बेटा, परेशान मत हो। उन्होंने उसे समझाया और फोन काट दिया। जैसे ही वह मुड़े, सामने दिनेश खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल की खामोशी के बाद उसके पिता बोले, दिनेश एक जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। दिनेश ने होठ भींचते हुए उन्हें गुस्से से देखा और वह सब समझ चुका था। अस्पताल वाली औरत अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसा सच बन चुकी थी कि जो धीरे धीरे उसके पूरे घर को तबाह करने वाला था। अस्पताल के बाहर गाड़ी से उतरते ही दिनेश ने गुस्से से अपने पिता से पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मोहन जी ने उसे तीखी नजरों से देखा और सख्त आवाज में बोले, तुम्हारी बीवी की मां लगती है वो, कुछ रिश्ता है तुम्हारा भी। उन्होंने जैसे उसे जबरदस्ती उस रिश्ते का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन दिनेश के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मेरी नहीं आपकी लगती है। आपने मुझे जबरदस्ती इस सब में घसीटा है। आपको अंदाजा भी है मम्मा को जब सच पता चलेगा तो वो मेरे और आपके साथ क्या करेगी? उसने डर और गुस्से के बीच अपने पिता को समझाने की कोशिश की। कुछ पल के लिए मोहन जी चुप हो गए। उनका चेहरा और कठोर हो गया, लेकिन उनकी खामोशी बता रही थी कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों अस्पताल के अंदर पहुंचे तो वहां सब खत्म हो चुका था। रुचिका की मां इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। सफेद चादर में लिपटी उनकी बॉडी स्ट्रेचर पर रखी थी और रुचिका उससे लिपटकर बुरी तरह रो रही थी। उसकी हालत देखकर भी दिनेश का दिल पूरी तरह नहीं पिघला। उसने झुंझलाहट भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। ना उसे उस वक्त आंसू दिखाई दे रहे थे, ना दर्द। उसे सिर्फ ये बोझ महसूस हो रहा था कि अब वह इस लड़की को लेकर अपनी मां का सामना कैसे करेगा। दिनेश, मोहन जी ने उसे पुकारा तो वह अनमने ढंग से उनके पास आकर खड़ा हो गया। अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम मोहन जी ने खुद संभाला। दिनेश बस दूर खड़ा सब देखता रहा, जैसे यह सब उसकी जिंदगी नहीं बल्कि किसी और की ही कहानी हो। सब कुछ खत्म होने के बाद मोहन जी ने दिनेश के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, रुचिका को कहीं ले जाओ और वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनते ही दिनेश के अंदर फिर गुस्सा भर गया। उसने अपने पिता को तीखी नजरों से देखते हुए कहा, आप जानते हैं ना मम्मा मुझे भी घर से निकाल देगी। अभी फिलहाल आप इसे कहीं भी रखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस वक्त इसे अपने घर नहीं ले जा सकता। आपने बहुत बड़ी मुसीबत डाल दी है मेरे सर पर। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर रुचिका की सिसकियां और तेज हो गई, लेकिन दिनेश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर बाद वह वहां से चला गया। मोहन जी ने पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रुचिका को वहां रहने का इंतजाम कर दिया। वही कमरा अब उसकी पूरी दुनिया बन गया था। वह चुपचाप रहती, ठीक से खाना तक नहीं खाती। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी उसके लिए सिर्फ सांस लेने का नाम रह गई हो। दूसरी तरफ मोहन जी अपने कामों में उलझे रहते, लेकिन रोज फोन करके उसका हाल जरूर पूछते। उधर दिनेश फिर से श्रुति के करीब आ चुका था। श्रुति की खूबसूरती, उसका बेफिक्र अंदाज और उसकी ग्लैमरस जिंदगी दिनेश को फिर अपनी तरफ खींचने लगी थी। छोटे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और हर वक्त खुद को सबसे अलग दिखाने का तरीका। श्रुति जानती थी कि दिनेश को कैसे अपने जादू में बांधे रखना है। दिनेश भी धीरे धीरे उसके प्यार और आकर्षण में फिर डूबता जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी जब वो घर लौटा। घर के बड़े हॉल में उसके पिता अब भी सोफे पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। दिनेश ने उन्हें देखा और बिना कुछ बोले ऊपर जाने लगा, लेकिन तभी मोहन जी की आवाज ने उसे रोक दिया। दिनेश, एक वादा करो मुझसे। उनकी आवाज पहले से कई ज्यादा भारी लग रही थी। दिनेश पलटा तो मोहन जी धीरे से बोले, मेरे बाद रुचिका का ख्याल रखोगे ना? ये सुनते ही दिनेश के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। उसने तंज भरे अंदाज में कहा, आप हैं ना अपनी प्यारी बहू का ख्याल रखने के लिए? मोहन जी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, आज हूँ, कल रहूं या ना रहूं नहीं पता,
लेकिन मेरे बाद उसके पास सिर्फ तुम रहोगे। प्लीज उसे तुम्हारी माँ के गुस्से का शिकार मत बनने देना। एक पति बनकर उसकी रक्षा करना। वो बहुत सीधी और मासूम लड़की है। ये कहते वक्त उनकी आंखों में अजीब सी कमजोरी और उम्मीद दोनों दिखाई दे रही थी। दिनेश की आंखें भी हल्की नम हो गई। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा भी कोई कसूर नहीं था पापा। आपने मेरी शादी श्रुति की जगह उस अनजान लड़की से क्यों करवाई? आप जानते हैं ना, मैं श्रुति से प्यार करता हूँ। मोहन जी हल्का सा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अजीब सा दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, एक दिन आएगा दिनेश, जब तुम्हें खुद एहसास होगा कि मैंने तुम्हारे लिए गलत लड़की नहीं चुनी थी। मैं वो देख सकता हूँ जो तुम अभी नहीं देख पा रहे। उनकी आवाज़ सुनकर दिनेश खामोश हो गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसे पहली बार अपने पिता की आंखों में एक अजीब सी थकान और डर दिखाई दिया, जैसे उन्हें महसूस हो चुका था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। शायद इसी वजह से वह आज अपने बेटे से वो वादा लेना चाहते थे जो उन्हें मरने से पहले सुकून दे सके। कुछ देर बाद दिनेश ने बिना कुछ कहे बस चुपचाप सिर हिला दिया। यही उसकी अपने पिता से आखिरी बातचीत थी। उस रात दिनेश बेहद थका हुआ अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो मोहन जी कभी ना उठने वाली नींद में जा चुके थे। पूरे घर में मातम छा गया। घर की दीवारों में रोने की आवाजें गूंज रही थी। हर तरफ आंसू और सन्नाटा था। दिनेश होंठ बींचे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी माँ और भाई बहनों को संभाल रहा था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसे अब एहसास हो रहा था कि उसके सर से उसके पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। मोहन जी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अचानक दिनेश के कंधों पर आ गई थी। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके बाद एक छोटा भाई और सबसे छोटी बहन थी। इतने बड़े घर का वारिस होने के बावजूद उस घर में अब अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। हर कोना मोहन जी की याद दिलाता था। दिनेश बाहर से खुद को मजबूत दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बुरी तरह टूट चुका था। उसकी जिंदगी पहले ही उलझी हुई थी और अब हालात ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। श्रुति उसकी माँ के दोस्त की बेटी, वही लड़की जिससे वह सच्चा प्यार करता था और जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। दोनों जल्दी शादी करने वाले थे, लेकिन मोहन जी की मौत ने सब कुछ बदल दिया। अब रुचिका उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, चाहे वह उसे अपनाना चाहता या नहीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि श्रुति कभी भी उसकी जिंदगी में पत्नी बनकर नहीं आ सकती थी, क्योंकि रुचिका अब कानूनी तौर पर उसकी बीवी थी और उसे तलाक देना भी उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि मरने से पहले उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा। मोहन जी के अंतिम दर्शन के दौरान रुचिका भी वहां आई थी। उसने अपने चेहरे पर चादर ढक रखी थी, लेकिन फिर भी दिनेश ने उसे पहचान लिया था। हालांकि उसने हमेशा की तरह उसे नज़रअंदाज कर दिया, जैसे वह कोई अजनबी हो, जैसे उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत ही ना हो। उस वक्त घर के हालात बेहद ख़राब थे। उसकी माँ और भाई बहन रो रो कर बेहाल थे। दिनेश खुद अपने दुख को दबाकर सबका सहारा बना हुआ था। बड़े बेटे होने की जिम्मेदारी निभाते हुए वह सबको संभाल रहा था, लेकिन इन सब के बीच उसने एक बार भी रुचिका के बारे में नहीं सोचा। ना ये पूछा कि वह कैसी है, ना ये जानने की कोशिश की कि वह अकेले कैसे रह रही होगी। धीरे धीरे 8 दिन गुजर गए। हवेली में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी, लेकिन दिनेश की जिंदगी अब भी बिखरी हुई थी। रुचिका उस छोटे से किराए के अपार्टमेंट में अकेली रह रही थी, जहां पहले मोहन जी उसका ध्यान रखा करते थे। अब उनके जाने के बाद वह पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन दिनेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक रात अचानक दिनेश गहरी नींद में था, जब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से झकझोर कर जगा दिया हो। वह घबराकर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने लंबी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। उसने अभी अभी सपने में अपने पिता को देखा था। मोहन जी बेहद नाराज और उदास दिखाई दे रहे थे। वह जैसे उससे कुछ कहना चाहते थे। दिनेश देर तक सिर पकड़कर बैठा सोचता रहा कि आखिर उसके पापा उसे सपने में क्यों डांट रहे थे।
तभी अचानक उसके दिमाग में रुचिका का ख्याल आया। उसे याद आया कि उसने मोहन जी की मौत के बाद एक बार भी उसकी खबर नहीं ली थी। मरने से पहले उसके पिता ने उसे रुचिका का नंबर दिया था, लेकिन उसने उसे सेव तक नहीं किया। दिनेश ने जल्दी से मोबाइल उठाया और पुराने मैसेजेस खंगोलने लगा। काफ़ी देर बाद आखिर उसे वो नंबर मिल गया। उसने तुरंत कॉल लगा दी। फ़ोन काफ़ी देर तक बजता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। फिर अचानक धीमी और अनिंदी सी आवाज़ सुनाई दी, हेलो। दिनेश कुछ पल तक चुप रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर उसने रूखे लहजे में सिर्फ इतना पूछा, कहाँ हो। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। शायद रुचिका भी उसकी आवाज़ सुनकर हैरान थी, क्योंकि इतने दिनों बाद पहली बार उसने उसे फ़ोन किया था। फिर उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, अंकल ने जो अपार्टमेंट दिलवाया था वही हूँ। उसकी आवाज़ बेहद टूटी हुई लग रही थी, लेकिन उसमें अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि वही छोटा सा कमरा अब उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। दिनेश ने हल्का सा गला साफ किया और पूछा, अकेली हो। उसे खुद अजीब लग रहा था कि वह उससे इस तरह बात कर रहा है। जी अकेली हूँ, रुचिका ने धीरे से जवाब दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद दिनेश बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम अपने घर में करता हूँ। इतना कहकर उसने बिना कुछ और बोले फ़ोन काट दिया। फ़ोन बंद करने के बाद वह काफ़ी देर तक सोचता रहा कि अपनी माँ को ये बात कैसे बताएगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ कभी रुचिका को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उसे अपने पिता पर गुस्सा भी आ रहा था कि जाते जाते वो उसकी ज़िंदगी को इतनी मुश्किलों में डाल गए। अगली सुबह वह ऑफिस जाने की बजाय सीधे रुचिका के अपार्टमेंट पहुंचा। मोहन जी उसके लिए सारी जानकारी पहले ही छोड़ गए थे। यहाँ तक कि वकील ने भी उसे एक फाइल दी थी जिसमें रुचिका से जुड़ी हर जानकारी मौजूद थी। उसी फाइल में ये भी लिखा था कि मोहन जी अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा रुचिका के नाम कर गए थे। हालांकि रुचिका ने खुद उस हिस्से को लेने से मना कर दिया था, लेकिन मोहन जी चाहते थे कि उसके पास जिंदगी में मजबूती रहे और कोई उसे कमज़ोर समझकर दबा ना सके। शायद यही वजह थी कि वह मरने से पहले उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे। दिनेश ने अपार्टमेंट की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने रुचिका खड़ी थी। वह बेहद कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सूखे होठों पर पपड़ी जम गई थी। दिनेश ने पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी हालत देखकर वह खुद हैरान रह गया। तुम्हें क्या हुआ? उसने जेब से हाथ निकालते हुए पूछा और अंदर चला आया। शायद बुखार है, रुचिका ने धीरे से कहा। दिनेश सोफे पर बैठ गया और वह चुपचाप उसके लिए पानी ले आई। उसने गिलास हाथ में लिया, लेकिन पीने की बजाय मेज पर रख दिया। फिर पूरे अपार्टमेंट पर नज़र दौड़ाने लगा। वहाँ सन्नाटा था, बिल्कुल अकेलापन। कुछ पल बाद उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, देखो, मैं साफ और सीधी बात करने का आदी हूँ। मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती और वजह तुम अच्छी तरह जानती हो, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हें मेरे घर ले जाना पड़ेगा ताकि मैं पापा से किया वादा निभा सकूँ। हालांकि माँ तुम्हें घर में कदम नहीं रखने देगी, इसलिए तुम्हें पीछे वाले हिस्से यानी अनेक्सी में रहना होगा। अगर मंजूर हो तो बताओ, उसने बिना किसी नरमी के सीधी बात कह दी। रुचिका चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीरे से सिर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मतलब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी? उसका ये सवाल सुनकर दिनेश कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। उसे एहसास हुआ कि शायद ये लड़की उससे कुछ उम्मीदें बांध चुकी है, ऐसी उम्मीदें जिन्हें पूरा करने का उसका कोई इरादा नहीं था। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर दिनेश ने धीरे से सिर हिलाया और बेहद सपाट लहजे में बोला, देखो, मेरा पहले से श्रुति के साथ रिश्ता है। मैं उससे कमिटेड हूँ और आगे भी वही रिश्ता रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं पति पत्नी वाला कोई ड्रामा या दिखावा नहीं करना चाहता। तुम बस वहीं रहो जहाँ सबकी ज़िंदगी थोड़ी सुकून से गुजर सके। उसके शब्द इतने ठंडे थे कि जैसे वह किसी इंसान से नहीं बल्कि कोई जिम्मेदारी निभाने की मजबूरी से बात कर रहा हो। फिर वह उठ खड़ा हुआ और जाते जाते बोला, अपना सामान पैक कर लो, शाम को लेने आऊँगा। और हाँ, माँ का स्वभाव बहुत तेज है, तुम्हें उन्हें खुद हैंडल करना होगा, क्योंकि इस शादी में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी।
ये कहकर उसने हल्के से कंधे उचकाए, जैसे इस रिश्ते से उसका कोई लेना देना ही ना हो। फिर कमरे से बाहर निकल गया। रुचिका काफी देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही जहां से वह गया था। उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी। कम से कम अब उसके सर पर रहने की जगह तो होगी, लेकिन जिस तरह दिनेश उससे दूरी बना रहा था, वह एहसास उसे अंदर से चुभ भी रहा था। फिर भी उसने चुपचाप अपना छोटा सा बैग तैयार कर लिया। शाम को दिनेश वापस आया। उसने बिना ज़्यादा बात किए उसका सामान उठाया और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। जैसे ही दोनों कार में बैठे, दिनेश ने सीट बेल्ट लगाते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, सीट बेल्ट लगाओ। रुचिका ने उलझन भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसने जिंदगी में बहुत कम बार कार में सफ़र किया था। उसे ये तक नहीं पता था कि सीट बेल्ट कैसे लगाई जाती है। दिनेश ने दूसरी बार थोड़ा सख्त लहजे में कहा, सीट बेल्ट लगाओ। इस बार रुचिका ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। वह घबराकर बेल्ट को इधर उधर खींचने लगी, लेकिन समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे लगाना कैसे है। दिनेश ने झल्लाकर गहरी सांस ली और आगे झुक गया। उसने उसके बहुत करीब आते हुए सीट बेल्ट पकड़कर खुद ही उसकी जगह फिट कर दी। उस एक पल में रुचिका की सांसें जैसे थम गई।